इसके पहले हम लोगों ने ये देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे वो कैसे घटते हैं, बढ़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे आश्रित रहते हैं, इसको भी उस दिन हमने देखा था हम लोगों ने। और आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के को समझाने के लिए जो सूत्र था उसके बारे में भी थोड़ी बातचीत किया था। आज हम लोग थोड़ा उसको और डिटेल में देखना चाहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कोई पदार्थ है, जैसे पदार्थ है, इसके ऊपर हम लाइट डाल रहे हैं। इसके डालने के बाद ये देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि लाइट पड़ने पर किसी भी पदार्थ से जिसके कि इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा कम बाउंड है वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो एलिमेंट्री एलिमेंट्स हैं वो पहला तो था कि करंट कितनी बह रही है, आई या प्रकाश विद्युत धारा, तो हम लोग प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। प्रकाश विद्युत धारा ही मुख्य एलिमेंट है कि ये कितना घटता है, कैसे बढ़ता है, किन चीजों पर आश्रित रहता है। और दूसरा है जो आपतित प्रकाश है, जो प्रकाश हम डाल रहे हैं उस पर, जो ऊपर से प्रकाश डाला जा रहा है उस प्रकाश की फ्रीक्वेंसी और दूसरी उसकी तीव्रता, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी। इसको हम लोगों को देखना है कि ये कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है। इसके कारण जो प्रकाश हम डाल रहे हैं पदार्थ पर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है। और जो तीसरा है जो विभव हम लोग लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस विभव, वह जो लगा रहे हैं उस पर भी इसको हम लोग V कह सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको नापने के लिए एक माइक्रो एमीटर लगाया था और ये फ्रीक्वेंसी हम निर्धारित कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कितनी है। तीव्रता का मतलब क्या है कि जितना उसका ज्यादा संख्या में विकिरण आए तो वो उसकी तीव्रता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी उसकी अलग चीज है और तीव्रता अलग चीज है। तो इन तीनों के ऊपर ये कैसे निर्भर करता है, आई इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं कि इस इंटेंसिटी से, और इंटेंसिटी का मतलब है जैसे एक विकिरण है, एक हम कहते हैं, और बहुत सारे जब हो गए तो हम कहेंगे कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, इसकी तीव्रता बढ़ गई। लेकिन फ्रीक्वेंसी वही है तो इसकी तीव्रता बढ़ गई, मतलब कितना ज्यादा विकिरण किरणों की संख्या हो गई, वो क्या है, वो है इसकी तीव्रता। तो देखा गया कि तीव्रता में यह है तीव्रता, ये किसकी तीव्रता है, जो लाइट पड़ रही है उसकी तीव्रता है, जो यहां से विकिरण आ रहा है इसकी तीव्रता है। और इधर हम क्या करें, करंट, करंट कौन सी करंट, प्रकाश विद्युत करंट, प्रकाश विद्युत धारा, जो उसमें आपको जिस दिन बनाया गया था तो देखिए कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो इसका देखा गया कि ये इस तरह से, ये है ग्राफ, ये लीनियर है ग्राफ। तो हम तीव्रता बढ़ाते जाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि धारा बढ़ती जा रही है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जितना ही इस क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर ज्यादा किरणें आएंगी तो उतना अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ये लगता भी है बहुत स्वाभाविक कि जितनी किरणें होंगी उतने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये प्रकाश विद्युत धारा यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन द मेटल। जो मेटल पर लाइट पड़ रही है उसकी तीव्रता के या उसके बढ़ने से ये भी बढ़ता है।
या हम कहें कि इसके समानुपाती बढ़ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाइन क्या है, सीधी रेखा है। तो ये बताता है कि यदि तीव्रता हम बढ़ाते हैं तो यह प्रोपोर्शनेटली करंट भी, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो भी बढ़ता जाता है। और इसको समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इतना हमको समझ में आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यह जो लाइट इस पर पड़ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। मतलब इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा इसके पास एनर्जी है। अगर उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। तो ये हम एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं उसमें इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ताकि इलेक्ट्रॉन्स निकल सकें। और अब हम देखते हैं कि जब तीव्रता बढ़ाते जाते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे बढ़ रही है, वो इसका ये दिखाया गया। और ये बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो उसी फ्रीक्वेंसी की जितना ज्यादा रेज आएंगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये है नंबर 1। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है इसको हटा देते हैं कि विभव जो हम लगा रहे हैं, इसको विभव लिख दें। फिर यहां पर वही करंट, कौन सी करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे घटती है, बढ़ती है। और अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि जो इसकी तीव्रता है, इसकी जो इंटेंसिटी है, उसको फिक्स रखते हैं। तो तीव्रता को फिक्स रखा है और फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा गया है। अब हम इस विभव को, जो नीचे वोल्टेज लगाया गया था, और इसमें देखते हैं एक इंटेंसिटी के लिए देख रहे हैं कैसे है। तो वो इस तरह से है। मान लीजिए I1 के लिए, I1 क्या है? एक तीव्रता है, उस तीव्रता को हमने निर्धारित कर दिया और यहाँ विभव को बढ़ाते गए और इस I को नापते गए और देखा गया कि ग्राफ इस तरह का। फिर हमने क्या किया, इसकी तीव्रता को थोड़ा बढ़ा दिया और अधिक कर दिया। जब तीव्रता को बढ़ा दिया तो देखा गया कि ग्राफ ऐसे आ गया। तो यह I1 तीव्रता के लिए है, यह I2 तीव्रता के लिए है यहाँ पर। और फिर हमने देखा कि एक और तीव्रता लिए तो उसके लिए ये हो गया, ये ग्राफ है। और हम देख रहे हैं कि इसका वोल्टेज अगर हम बढ़ाते भी जाते हैं तो करंट नहीं बढ़ती है। ये एक सैचुरेशन कंडीशन में आ गई है, या हम ऐसा कहते हैं ये संतृप्त अवस्था में आ गया है और इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि अब वोल्टेज बढ़ाने पर भी इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि समझाने की कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं कि इस विभव को अगर निगेटिव डायरेक्शन में इधर बढ़ाते हैं तो देख रहे हैं क्या, ये यहां आ गया, ये यहां। थोड़ा इसको सीधा कर लेंगे तो जब ये हम इसको बढ़ाते जा रहे थे पॉजिटिव डायरेक्शन में वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब है कि जो एनोड है वो प्लस हो गया और कैथोड क्या हुआ, माइनस रहा। तो इसको हम क्या देख रहे हैं कि एक वोल्टेज अधिक हो जाने के बाद, जब वोल्टेज अधिक होगा, जैसे ये था, यहां पर कैथोड है, यहां एनोड है, इसको हम वोल्टेज बढ़ाने लगे। वोल्टेज जब बढ़ाने लगे तो क्या देख रहे हैं कि इसमें करंट अधिक बहने लगी, ये करंट थोड़ी अधिक होने लगी। करंट अधिक होने के बाद इस वोल्टेज के बाद ये स्थिर हो गई, ये करंट बढ़ नहीं रही। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो अब हम वोल्टेज दे रहे हैं वो इतना ज्यादा है कि यहाँ से चलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब इस पर आ गए, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। इसलिए अगर हम वोल्टेज बढ़ाते भी हैं कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ नहीं रहा है, क्योंकि सब के सब इलेक्ट्रॉन आ गए। उसको हम कहेंगे सेचुरेशन, संतृप्त अवस्था आ गई है कि अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, सब के सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि करंट कुछ नहीं है। फिर अगर हमने तीव्रता बढ़ा दिया का मतलब क्या है? अभी जो थोड़े से थे तो इनको ज्यादा कर दिया,
फ्रीक्वेंसी वही है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा कर दिया तो तीव्रता बढ़ा दिया। और वो तीव्रता क्या है, यहाँ I3 I2 से ज्यादा ये इससे तीव्रता बढ़ा दिए। तो हमने क्या देखा कि अब ये करंट थोड़ी अधिक हो गई, थोड़ी ज्यादा हो गई, और फिर सैचुरेशन इसमें भी आ गया। यहां तक आने के बाद फिर वोल्टेज, फिर हमने तीव्रता बढ़ा दिया तो फिर थोड़ा अधिक बढ़ गया। और फिर ये तीव्रता बढ़ाने का अर्थ है करंट क्यों बढ़े, तीव्रता जब ज्यादा है तो इसका मतलब जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या ज्यादा, जब उनकी संख्या ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगी। और जब सब के सब इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर पहुंच जा रहे हैं, कोई भी कैथोड पर नहीं बचता है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज द स्टेट ऑफ सैचुरेशन, ये संतृप्त अवस्था है, और इसलिए इससे अधिक करंट इसमें फ्लो नहीं होगी। तो ये बहुत हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हमने क्या किया कि इस विभव को माइनस में करना शुरू किया, जब माइनस में किए तो जीरो होगा, जीरो है, तब भी देख रहे हैं कि सब में थोड़ी सी करंट है। फिर जब माइनस हमने किया तो जब माइनस होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन डिट्रैक्ट होंगे, इधर से रिपेल करेगा। ये अब माइनस हो गया तो सब इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने के लिए करेगा, तो सब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। और हम क्या ग्राफ में देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये सचमुच में इसको किया गया था और ये देखा गया था, ये पाया गया था। क्या देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी से ये करंट का वैल्यू डाउन होता है, कम हो रहा है। इसमें भी बहुत जल्दी हो जाता है, करंट का वैल्यू इस तरह से है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें भी बहुत जल्दी। और थोड़ी देर के बाद हम देख रहे हैं कि इस -V0 के लिए I का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। -V0 के लिए I का वैल्यू 0 हो गया, और इस सब के लिए एक ही है, सब एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि जो ही ये एनोड निगेटिव होने लगा, जब हम विपरीत दिशा में विभव देने लगे, तो करंट धीरे धीरे घटने लगी, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी के साथ ये घटने लगी। इसका स्लोप बहुत ज्यादा, बहुत घट करके यहाँ 0 पर आ गई। 0 का मतलब क्या है कि इसका वोल्टेज इतना है माइनस में कि जो तीव्र से भी तीव्र, जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको भी ये यहाँ आने नहीं दे रहा है। अब आने नहीं दे रहा है, इसलिए करंट 0 हो गया। तो इसलिए ये V0 है, V0 क्या होना चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होगा, और ये सबके लिए एक ही है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं, तो -eV0, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होगा। तो जब हमने निगेटिव लगाया, ये वोल्टेज को निगेटिव कर दिया, तो हम देख रहे हैं कि धारा बहुत ही जल्दी से घटने लगी, और एक वोल्टेज पर आकर के हम देख रहे हैं इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी एक ही वोल्टेज है, जिस पर कि करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 है। वो ये बताता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसके पास है, उस इलेक्ट्रॉन को भी ये नहीं आने दे रहा है, इसलिए क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और इसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज या मंदक भी इसको कहते हैं, मंदक विभव। इस तरह से इसका नाम मंदक विभव भी इसको कहते हैं, या ठीक है, इसको मंदक विभव भी कहते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स को जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के पास है, उसको भी आने नहीं देगा। इस वोल्टेज पर करंट का वैल्यू 0 हो गया। तो यह है स्टॉपिंग वोल्टेज, और ये स्टॉपिंग वोल्टेज किसके बराबर होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का। तो ये क्या दिखाता है, अभी इसको हम लोगों ने समझा था, फिर इधर नीचे वाले को समझ रहे हैं बहुत आसानी से कि ये जो ही माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर रिपेल होना शुरू होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक, ये सबको नहीं कर पाएगा, कुछ बहुत तेजी से आ रहा है तो उनको नहीं कर पाएगा। फिर उनको भी वापस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज को और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहाँ से बढ़ाते जा रहे हैं, फिर इस स्थिति को हम कहेंगे कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आ रहा है, और इसलिए करंट का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। करंट का वैल्यू हो गया 0, और इसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। और ये स्टॉपिंग वोल्टेज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसका, इलेक्ट्रॉन का, उसके बराबर होगा, उसके बराबर है। फिर
अच्छा, हम दो तीन बात यहाँ ये भी देख लीजिए। V0 जो है इस इंटेंसिटी पर भी निर्भर नहीं कर रहा है, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी वही है, तो इंटेंसिटी पर ही निर्भर नहीं कर रहा है V0। दूसरी बात क्या है, ये फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी अगर कुछ है तो V0 का वैल्यू उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। नहीं, अभी तो हम लोग उसको नहीं कहेंगे, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये V0 ये किस पर, इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं है, इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं है। V0 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी। लेकिन इसके लिए भी वही, इसके लिए भी, इसके लिए भी। फ्रीक्वेंसी की बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी की बात अभी हम लोग इसमें नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी लिया नहीं गया है। तो इंटेंसिटी के कारण इस V0 के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि V0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। अगर इसकी तीव्रता कितना बढ़ा दिया जाए, स्टॉपिंग वोल्टेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉपिंग वोल्टेज उतना ही रहेगा और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन आ रहा था इधर, उसको भी ये आने नहीं देगा, उसको भी रोक देगा। ये है स्टॉपिंग वोल्टेज। अच्छा, इसको हम लोग स्टॉपिंग वोल्टेज को निरोधी विभव भी कहते हैं, निरोधी विभव, निरोधी विभव। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये निरोधी विभव फ्रीक्वेंसी पर भी आश्रित है या नहीं, क्या ये निरोधी विभव फ्रीक्वेंसी पर भी आश्रित है कि नहीं है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये निरोधी विभव जो है, ये V0 देख लिया कि इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं है, और ये क्या है ये भी हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर देख लिया। तो इसको फिर हम मिटा देते हैं। निरोधी विभव इस तरह से है कि -eV0 इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। किसका काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, अब फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो निरोधी विभव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निरोधी विभव क्या आपतित जो विकिरण है उसके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। तो ये ग्राफ है, अब इसमें क्या है, इंटेंसिटी जो तीव्रता है उसको हम लोगों ने क्या किया है, स्थिर है, तीव्रता को स्थिर कर दिया, तीव्रता में बदलाव नहीं ले आ रहे हैं। अब ये है वोल्टेज विभव, और यहाँ पर क्या है, फिर वही आई है, आई है। तो क्या हम देख रहे हैं, ये एक फ्रीक्वेंसी को हमने कुछ रखा, एक फ्रीक्वेंसी रखा, क्या देख रहे हैं, ग्राफ ऐसे है, ऐसे आकर के, और फिर जैसे इंटेंसिटी तीव्रता के लिए था उसी तरह का ग्राफ ये है। ठीक है, फिर हमने जब इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, ν1 से ν2 कर दिया, तो हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ ऐसे है। और फिर ये इसी में, और जब सैचुरेशन वैल्यू सबके लिए ये कही, इसको हम कह सकते हैं आई सैचुरेशन। फिर हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया, ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1।
तो हम V और I का ग्राफ, V और I का रिलेशन देखना चाहते हैं विभिन्न फ्रीक्वेंसीज पर, और फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। अब हमने ν3 जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, इस पर हम देख रहे हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन ये कि एकदम ऐसा ही नेचर है और फिर ये चेंज हो जाता है। तो सबके लिए हम क्या देख रहे हैं कि जो I सैचुरेशन है वह एक ही है, सबके लिए एक ही है। जैसे उसमें -V0 सबके लिए एक ही होता था, इसमें I का वैल्यू इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है। और क्या देख रहे हैं कि ये जो स्टॉपिंग वोल्टेज है, निरोधक विभव जो है, वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है। इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ये है वैल्यू, फिर इतना हो गया, फिर इतना ज्यादा हो गया। तो ये जो स्टॉपिंग वोल्टेज है वह केवल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही आश्रित है। तो हम ये इतना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो स्टॉपिंग वोल्टेज है -V0, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर आश्रित है, फ्रीक्वेंसी पर ही है डिपेंडेंट। और देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, और ज्यादा हो गया तो इसका वैल्यू और ज्यादा हो गया, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विभव जो है, कौन सा विभव, स्टॉपिंग वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हम देख रहे हैं कि इसका भी वैल्यू बढ़ता जाता है। या हम अगर ऐसे कहें कि ये काइनेटिक एनर्जी का माप है, ये अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ये प्रदर्शित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ये आपतित किरण की वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो ये निष्कर्ष निकला इससे। लेकिन इसमें यह है कि अगर इससे भी कम फ्रीक्वेंसी कर दें, अगर न्यू का वैल्यू स्मॉलर देन ν0 कर दें, इससे कम कर दें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ν1, ν2, ν3, ये सब के सब ν0 से ज्यादा है, तभी ये ऑपरेशन होगा, तभी ये ऑपरेट करेगा। अच्छा, अब एक और तीसरा लास्ट जो है हम देखना चाहते हैं कि ये I मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बार बार हम कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अरे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इसका जो डिपेंडेंसी है किन किन चीजों पर है, ये हम लोगों ने देखा अभी। अब एक चीज और आखिर में देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी है, जो आपतित किरण है, जो रेज के ऊपर पड़ रही है, और इधर क्या है, V0 है, V नहीं है, V0। तो हम क्या करेंगे, न्यू को एक बार स्थिर रखेंगे, फिर V0 का वैल्यू निकालेंगे, फिर न्यू को बढ़ाएंगे, फिर V0 कितना आएगा नापेंगे, फिर न्यू को बढ़ाएंगे। न्यू के साथ V0 का क्या संबंध है, और ये देखा गया है कि इस तरह का कोई भी एक धातु है, मान लीजिए A, ये पदार्थ है A, धातु लिख दें, ये धातु A है, इसके लिए इस तरह का, ये धातु B है, उसके लिए ये है, B धातु के लिए। तो हम लोग, ये है फ्रीक्वेंसी ν0, यहाँ ν0 इसके लिए फ्रीक्वेंसी, और न्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन ν0 है। क्यों, ये अगर नहीं होगा तो फिर होगा ही नहीं, तो फिर इजेक्शन होगा ही नहीं, तो प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव होगा ही नहीं। तो हमारे पास हमेशा यह कंडीशन कि न्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन ν0। तो ये ग्राफ हमने किसी एक पदार्थ के लिए, जैसे मान लीजिए सीजियम के लिए देखा, ये कॉपर के लिए देखा, तो क्या देख रहा है कि सीजियम के लिए, सीजियम इधर होगा क्योंकि सीजियम का वर्क फंक्शन कम होता है, बहुत कम होता है, और कॉपर का उससे ज्यादा होता है। तो ये कोई भी है पदार्थ जिसका वर्क फंक्शन इससे कम है, तो इस वर्क फंक्शन से जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब निकल रहे हैं तो हम ऐसे देख रहे हैं कि V0, और V0 क्या है, V0 काइनेटिक एनर्जी का माप है, इट इज ए मेजर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या देख रहे हैं कि V0 यानी कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग वोल्टेज, ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है न्यू पर, लिनियरली प्रोपोर्शनल। V0 देख रहे हैं सीधा है, ये भी सीधा है,
तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू जैसे बढ़ेगा V0 का वैल्यू, ये बात हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था उस ग्राफ में कि जैसे जैसे न्यू बढ़ रहा है तो V0 का वैल्यू उसी तरह से इधर बढ़ता चला जा रहा था। तो हम ये देख सकते हैं कि V0 इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। V0 क्या है? स्टॉपिंग वोल्टेज है। स्टॉपिंग वोल्टेज क्या है? कि इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी का माप है। तो ये 4 ग्राफ हम लोगों ने देखा। इन चारों ग्राफों को हम एक साथ अध्ययन करके और कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं और वो निष्कर्ष हमारे बहुत काम का होगा। तो 2-3 बातें जो अभी हम लोगों ने देखा है उसको समराइज कर देते हैं। ये सब याद रहना चाहिए कि क्या क्या हुआ था। तो पहली बात तो ये थी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वह किसके प्रोपोर्शनल था? तीव्रता के। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा विकिरण होगा, जितने उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा हमने देखा था कि जो आपतित किरण है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर किसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए फ्रीक्वेंसी जो है आपतित किरण की वो क्या होना चाहिए? ν0 से ज्यादा होना चाहिए। और ν0 क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करता है? कि φ0 यानी वर्क फंक्शन, इसको कहते हैं कार्यफलन। ये कार्यफलन भिन्न भिन्न पदार्थों का भिन्न भिन्न होगा। जैसे कॉपर का अलग होगा, सीजियम का अलग होगा। तो ये φ0 किसके बराबर होगा? hν0 के बराबर होगा। इसको भी और हम लोग बाद में देखेंगे। तीसरा हम क्या देख रहे हैं कि अगर इंटेंसिटी कितना बढ़ा दिया जाए, अगर ये ν0 से कम है, अगर ν0 से कम है और इसकी तीव्रता बढ़ा दिया जाए, खूब ज्यादा कर दिया जाए, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? ν0 से कम है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो इंटेंसिटी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर, और यह भी देखा गया कि अगर तीव्रता एकदम कम है और फ्रीक्वेंसी ν0 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। तो एक बात ये हो गई। और जो स्टॉपिंग वोल्टेज है V0 वो किसके बराबर है? वो माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा उसके बराबर है। तो ये 3 चीज हम लोगों ने देखा कि अगर वोल्टेज को उल्टा कर देते हैं तो देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू कम होने लगी और 0 के बराबर हो गई। और 0 का मतलब क्या हो गया कि वो जो अधिक से अधिक तीव्र गति से चलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी वो आने नहीं दे रहा है। इसलिए V0 इज माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इन तीनों को मिला करके अब हमको ऐसा लगता है कि क्या हम इसको समझा सकते हैं? अगर लाइट को, मैंने जो आपतित किरण आ रही है, इसको ये माने कि ये वेव है, वेवलेंथ। 19वीं शताब्दी के अंत तक लाइट के बारे में यही था कि इसका जो स्वरूप है वो तरंग की तरह से है। इट्स नेचर इज लाइक ए वेव। तो अगर इसका नेचर वेव की तरह से है, तो वेव की तरह से है, तो जब संख्या हम बढ़ा देंगे, इसकी संख्या बढ़ा देंगे, और इसकी एनर्जी क्या है? कंटिन्यूअस है, एक दूसरे में एनर्जी जुड़ती भी जाएगी अगर वेव है तो। और वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इंटेंसिटी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, प्रोपोर्शनल है। तो जब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए, जो कि हमारे बिल्कुल उल्टा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि तीव्रता पर निर्भर नहीं है, तीव्रता कितना हो जाए, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। लेकिन जब अगर मानते हैं हम कि इसका नेचर वेव जैसा है, तरंग जैसा है, तब तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। फ्रीक्वेंसी वही रहे, फ्रीक्वेंसी एकदम कम हो, थ्रेशोल्ड से भी कम हो, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकली देखा गया कि नहीं निकलना है, इसका मतलब है
कि जो लाइट का वेव नेचर है अगर उसको हम मानते हैं तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा सकते हैं। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस कारण से होता नहीं है कि ये लाइट के पास तरंग जैसी प्रवृत्ति है, तरंग जैसी प्रकृति है। तो लाइट इफ इट हैज गॉट इट्स नेचर एज दैट ऑफ ए वेव वी कैनॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसलिए हमको कुछ दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। एंड आइंस्टीन केम टू एक्सप्लेन इट वेरी वेल बाय कंसिडरिंग, और उस समय ऐसा भी हुआ था कि क्वांटम फिजिक्स 19वीं शताब्दी के आखिरी दिनों में क्वांटम फिजिक्स का भी बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा था, और लाइट के ऊपर भी यंग ने ये बताया कि वेव नेचर ही है लाइट का। लेकिन इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए आइंस्टीन ने ये कहा, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं। आइंस्टीन ने ये कहा कि ये जो लाइट है, जो आपतित किरण है, ये जो आ रही है इस पदार्थ पर, ठीक है, ये वेव नहीं है, ये वेव नहीं है, बल्कि ये पार्टिकल्स हैं, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इनको हम कह सकते हैं, और ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, और ये जो एक पैकेट है इसको हम लोग कहते हैं फोटॉन। आइंस्टीन के हिसाब से दिस इज फोटॉन, और इस फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर होगी? h न्यू। तो इसलिए इसकी एनर्जी किस पर निर्भर है? केवल फ्रीक्वेंसी पर, इसकी तीव्रता पर नहीं है। इसकी एनर्जी का तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए उसने, आइंस्टीन ने ये एक सुझाव दिया कि हम लाइट को क्या माने? इट इज ए पार्टिकल, और ये क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं, बंडल्स है, तो इसको हम कहेंगे फोटॉन, और इस फोटॉन की एनर्जी है h न्यू, ठीक है, इसकी एनर्जी है h न्यू। न्यू को हम बढ़ाते जाएंगे तो इसकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हम ये भी क्या देख रहे थे कि जो कट ऑफ वोल्टेज है वो किस पर निर्भर कर रहा था? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि जैसे यहां से ये एनर्जी इसको मिला h न्यू, इस पदार्थ को, इसने क्या काम किया? इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, और क्या किया? इसको गतिज ऊर्जा दिया, इसको काइनेटिक एनर्जी दिया। इसने दो काम किया, इस एनर्जी ने दो काम किया, इलेक्ट्रॉन को निकाला, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लायक नहीं होगी, लायक का मतलब कि ये न्यू 0 से ज्यादा नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा, चाहे कितना हूं हम यहाँ पर इसकी संख्या बढ़ा दें। तो इस एनर्जी ने दो काम किया, क्या किया? तो h न्यू बराबर इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 50, वर्क फंक्शन 50, और क्या किया? इसको काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसको लिख देते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इस 50 को हम लिख सकते हैं h न्यू, क्या इसको लिख सकते हैं? h न्यू 0। या हम इसको, ये हमेशा माइक्स रहेगा, काइनेटिक एनर्जी माइक्स बराबर किसके है? ये किसके बराबर होगा? h न्यू माइनस h न्यू 0, ठीक है। और हम काइनेटिक एनर्जी माइक्स इसके बराबर लिखे थे, तो हम इसको चाहे तो माइनस EV0 भी लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा? h न्यू 0। h न्यू 0 इज कांस्टेंट, क्योंकि न्यू 0 हमेशा फिक्स है, एक मेटल के लिए न्यू 0 का वैल्यू फिक्स है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं कि V0 इज इक्वल टू h बाई E, h बाई E, यहाँ हो गया न्यू, और अगर इसको माइनस कर देते हैं प्लस h बाई E न्यू 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 50, तो 50 ही है, 50 बाई h। तो ये एक लीनियर इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस
C। तो हम इसको लिख सकते हैं कि V0 इज इक्वल टू माइनस h/e न्यू, फिर ये भी माइनस हो जाएगा 5/0 प्लस होगा h। ठीक है, तो इसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं? y इक्वल टू mx प्लस सी। इसका हम ग्राफ खींचें V0 में और न्यू में। ग्राफ खींचेंगे तो क्या आना चाहिए? ये उसका स्लोप होगा और ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये उसका कांस्टेंट होगा। अगर हमको याद है कि कैसा था ग्राफ आ रहा था V0 और न्यू का ग्राफ, अभी लास्ट में हम लोगों ने देखा था न्यू का और V0 का। कैसा था ग्राफ? इस तरह से। ऐसा था कि नहीं? इस तरह से था, और ये लीनियर है, लाइन इक्वेशन है, जहां m का वैल्यू क्या है? इसका स्लोप है टेंजेंट थीटा बराबर h। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको h/e का वैल्यू मालूम हो जाएगा। जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम m अगर निकाल लिए तो m किसके बराबर है? h/e के बराबर है। और इस h/e का वैल्यू अगर मालूम हमको हो गया, प्रैक्टिकली मालूम हो गया, और हमको याद करना है कि मिलिकॉन ने भी इसी समय मिलिकॉन के दिमाग में ये हो रहा था कि जो आइंस्टीन की ये बात है गलत है, ये शायद सही नहीं है। तो मिलिकॉन ने लगातार बहुत प्रयोग किया इसको गलत साबित करने के लिए। लेकिन जब मिलिकॉन ने E का वैल्यू निकाला तो, और H का वैल्यू हमको मालूम था, तो M का वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन का है आ गया, उतना ही आ गया और सिंक्रोनाइज हो गया। तो इससे मिलिकॉन ने, जो वो इस बात के लिए लगा हुआ था कि शायद ये सही नहीं है, इसको हम ऐसा वेरीफाई करें कि ये सही नहीं है, तो ये करते हुए उसने सिद्ध कर दिया कि आइंस्टीन की बात ही सही है। और ये एक बहुत बड़ा कदम हुआ कि E का वैल्यू मिलिकॉन ने निकाला था, फिर H का भी वैल्यू आ गया, M का भी वैल्यू आ गया, और इन दोनों बातों के लिए आइंस्टीन को और मिलिकॉन को थोड़े दिन के अंतराल के बाद नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये H का वैल्यू इस मामूली से ग्राफ की वजह से, जिसमें कि न्यू और V0 का ग्राफ बनाया, आइंस्टीन ने इसको मेजर किया, या और भी बहुत लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, और मिलिकॉन का जो आयल ड्रॉप मेथड था उससे E का वैल्यू निकला था, और जब M का वैल्यू निकाला गया तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से सिद्ध हो गया कि आइंस्टीन सही थे, और मिलिकॉन ने कहा कि आइंस्टीन सही है, और बाद में मिलिकॉन को भी नोबेल पुरस्कार मिला इसी दूसरे काम के लिए, और आइंस्टीन को इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटॉन के थियरी के लिए, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया गया, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला।